सन 2021 में ACI वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करी गई, जिसके अकॉर्डिंग भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में USA और चाइना को पछाड़ दिया था, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन का यही आंकड़ा RBI के अनुसार 2011 का देखा जाए तो यह काफी कम था। इसके अकॉर्डिंग एक इंसान साल में सिर्फ 6 डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाता था और भारत में डिजिटल पेमेंट को इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय एक टेक्नोलॉजी को जाता है, जिसका नाम है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज जहां भारत की इस UPI पेमेंट टेक्नोलॉजी को सिंगापुर से लेके फ्रांस तक कुल 24 से ज्यादा देश स्वीकार कर रहे हैं, जबकि वहीं USA की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे वीजा, मास्टर कार्ड का डोमिनेंस इस टेक्नोलॉजी के कारण कम हो रहा है। आखिर UPI ने भारत में डिजिटल पेमेंट में अपना यह साम्राज्य कैसे खड़ा करा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सन 2005 से पहले बैंकों के पास रजिस्टर हुआ करते थे और कस्टमर को पासबुक रखनी पड़ती थी और रुपयों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मनी ऑर्डर का इस्तेमाल होता था। लेकिन इस सिस्टम में काफी लूप होल थे। पहला तो यह काफी टाइम टेकिंग था, दूसरा इसमें रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती थी। इसी चीज को कम करने के लिए RBI के द्वारा सन 2005 में RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक टेक्नोलॉजी को लाया गया, जिसके तहत कस्टमर दूसरे कस्टमर को कम से कम 2 लाख से अधिक की अमाउंट एक साथ ट्रांसफर कर सकता था। 2 लाख से कम की अमाउंट यह एक्सेप्ट नहीं करता था। इस चीज को दूर करने के लिए RBI के द्वारा सन 2005 में NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को लाया जाता है, जिसके तहत कस्टमर 1 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक किसी और कस्टमर को भेज सकता। लेकिन इस सिस्टम में भी एक लूप होल था। इसमें कम से कम 30 मिनट का समय लगता था, जिसके कारण इसे कम लोगों ने पसंद करा। इसी के साथ साथ ही RTGS और NEFT में ट्रांजैक्शन फीस भी ली जाती थी, जिसके कारण काफी कम लोग इससे जुड़े। इस सब को दूर करने के लिए भी सन 2008 में RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन करा जाता है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए NPCI के द्वारा सन 2010 में IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस को लॉन्च करा जाता है। IMPS में जहां हैंड टू हैंड इमीडिएट पेमेंट हो जाती थी, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह थी कि उससे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था, जिसके लिए बैंक कम से कम 24 घंटे का समय मांगता था, जिसे कूलिंग पीरियड भी कहते हैं। सन 2010 तक भारत में मनी ट्रांसफर करने के लिए 3 सिस्टम आ चुके थे। सन 2004 में RTGS, सन 2005 में NEFT और सन 2010 में IMPS। लेकिन इन सब में कुछ न कुछ लूप होल थे, जिसके कारण से फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना एक्सपेक्ट करा था उतना नहीं हो पाया। इसलिए इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सन 2016 में NPCI के द्वारा UPI को लाया जाता है। UPI या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यह IMPS का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। अब यह देखते हैं कि आखिर UPI कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। UPI का API नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा थर्ड पार्टी ऐप को दिया हुआ है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम। इन एप्लीकेशन की मदद से कस्टमर अपने बैंक अकाउंट का VPA या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरेट कर सकता है। यह 2 फॉर्म में जनरेट होता है। इसमें पहला है एक QR कोड और दूसरा दिखने में कुछ ऐसा होता है, जिसमें पहला वर्ड कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा बैंक को। एक बार VPA जनरेट होने के बाद किसी भी दूसरे कस्टमर को जिसके पास VPA या बैंक अकाउंट है, उसको रुपए तुरंत ट्रांसफर करे जा सकते हैं और इसमें नहीं कोई समय लगता है, नहीं कोई चार्ज और नहीं इसमें कोई बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। और यह इतना आसान है कि जितने समय में कस्टमर मर्चेंट को वॉलेट से रुपए निकाल कर देगा, इससे पहले यह ट्रांजैक्शन मोबाइल से कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं आखिर UPI के द्वारा इतने कम समय में इतनी बड़ी बड़ी बुलंदियों को कैसे छुआ गया। सन 2014 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च करा, जिसके तहत 48 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। ये सभी बैंक अकाउंट कस्टमर के मोबाइल नंबर और आधार से लिंक थे। इस योजना ने UPI का आधा काम तो आसान कर दिया था। UPI 2016 में लॉन्च हुआ। UPI हर घर तक पहुँचे, इसके लिए यह जरूरी था कि हर कस्टमर के पास बैंक अकाउंट हो और इस काम को पहले ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कर दिया गया था। इसके बाद सन 2016 में ही जियो लॉन्च हुआ, जिसके कारण इंटरनेट हर घर तक पहुंचा और साथ में ही ऑनलाइन बैंकिंग भी, और साथ में ही 2016 में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, जिसके कारण लोगों को कैश ट्रांजैक्शन की बजाय UPI में शिफ्ट होना पड़ा। और इसके बाद UPI को सबसे बड़ा बूस्ट मिला सन 2021 और 22 में। यह मिला था कोरोना के कारण। कोरोना के कारण कैश ट्रांजैक्शन काफी कम
हो गया था और शुरू हुआ डिजिटल पेमेंट का दौर और इसमें यूपीआई सबसे आगे निकल गया। आज दुनिया में सिंगापुर से लेके फ्रांस तक कुल 24 देश यूपीआई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा भी गूगल ने सन 2019 में अमेरिका के फेडरल बैंक को यूपीआई जैसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाने की रिक्वेस्ट करी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आज यूपीआई से अमेरिका और अमेरिकन कंपनियां इतनी ज्यादा डरी हुई हैं, यहाँ तक कि इन कंपनियों ने अपने देश यूएसए में भारत के खिलाफ यूपीआई से रिलेटेड कंप्लेन भी करी है। आखिर यह कंपनियां यूपीआई से इतना क्यों डरी है, आइए जान। जब शुरुआत में एटीएम आया था तो इसके तहत हम सिर्फ उसी एटीएम से रुपए निकाल सकते थे जिसका हमारे पास अकाउंट या कार्ड होता था। कोई भी बैंक चाहता तो अपने एटीएम को दूसरे बैंक के कस्टमर को यूज करने दे सकता था और इसके लिए बैंकों को कस्टमर की डिटेल आपस में शेयर करनी थी, जो कि कोई भी बैंक नहीं चाहता था। इसीलिए बीच में एक मीडिएटर की तरह आई नेटवर्क कंपनी जैसे कि मास्टर कार्ड और वीजा। इन्होंने बैंक से कहा कि आप कस्टमर की डिटेल आपस में शेयर न करके हमें प्रदान करें, हम इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखेंगे और बदले में कस्टमर किसी भी बैंक का कार्ड किसी भी बैंक के एटीएम में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमी थी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता था तो ये नेटवर्क कंपनीज कुछ चार्ज लगाया करती थी जिसे एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। लेकिन यूपीआई में कोई भी एमडीआर चार्ज नहीं लगता है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए लोग कार्ड पेमेंट को छोड़ के यूपीआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे इन अमेरिकन कंपनियों की नींद उड़ी हुई। इसी कारण से सन 2019 में अगर देखा जाए तो यूपीआई का मार्केट शेयर बढ़कर 60% तक हो गया है। इससे एक बात तो साफ है, आने वाला फ्यूचर यूपीआई का ही है। और कहावत है ना, जब अगर पड़ोसी आपकी प्रोग्रेस से जलता है तो इसका मतलब है आप सही ट्रैक पर हैं, और यही यूपीआई के साथ भी है। इसके अलावा भी इस बार भारत G20 समिट होस्ट कर रहा है और भारत का यह प्लान है कि यूपीआई जैसे सरल, रिलायबल और इंटर ऑपरेटेबल सिस्टम को G20 के सामने रखा जाए ताकि यूपीआई ग्लोबली एक्सेप्ट करा जाए।